फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। हाँ जी, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी का आज हम करेंगे ओनरशिप रिव्यू। बाकी आज इस वीडियो में हम आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे इस गाड़ी से जुड़े हुए, और इनके ओनर से ही जानेंगे सब कुछ कि क्या है इसमें खास और क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग है और क्यों उन्होंने यही कार चूज़ करी ओवर दी अदर्स, क्योंकि इसके कंपटीशन में मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी कार्स देखने को मिलेंगी, लेकिन उन्होंने इस किया सेल्टोस को ही क्यों चूज़ करा। तो चलो आपको फिर मैं मिलाता हूँ इनसे ही, जो इनके ओनर हैं। तो स्वागत है हमारे सर का, जिनकी ये कार है, और आज इनसे ही हम अपना ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं इस कार का। तो आपका स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू। और मेरे बॉस भी हैं, और एक्चुअली इनके पास किया सेल्टोस है, और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं इसका रिव्यू बनाऊँ, ओनरशिप रिव्यू। तो एक्चुअली जो सर का काम है वो रियल एस्टेट का काम है, और आपको ऑब्वियस पता होगा अगर रियल एस्टेट का काम है तो रनिंग सर की ज़्यादा ही होगी। तो आज बहुत सारे सवाल हैं जो इनसे पूछने वाला हूं मैं कि आपने यही कार क्यों चूज़ करी ओवर दी अदर कार्स, और क्या कोई कमी आ रही है नहीं आ रही है। बाकी अगर आपको दिल्ली एनसीआर में कोई लग्जरी प्रॉपर्टी देखनी है तो आप सर से बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स और जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगा। बाकी आप उनसे बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हो रियल एस्टेट के बारे में जितनी भी A to Z नॉलेज के लिए। बाकी अभी हम आते हैं कार पर डायरेक्ट। मेरा नाम है रितेश, विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है। और आज मैं आया था वैसे अपना प्रोजेक्ट शूट करने के लिए, फिर अत्थर ने मुझे दूसरे काम में लपेट लिया। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये किया सेल्टोस लिए, तो आपने कब ली थी ये कार? वैसे ना मेरे को जो याद है एक्चुअल में, देखो मेरे को इतना डिटेल में याद नहीं है हर चीज़ें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना इस कार को मई में लिया था एक्चुअल में। 2022 मॉडल है ये किया सेल्टोस, और ये है STK प्लस। मैं आपको बता दूं 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन है इसके अंदर, और आपको इसमें IMT देखने को मिलेगा, यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो सर से अगला क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर आपको ये कितने में पड़ गई थी? देखो जब मैंने लिया था तब मुझे 15 लाख रुपए की पड़ी थी। अच्छा, ये 15 लाख की आपको ऑन रोड पड़ी थी? हाँ, सब कुछ मिला। ओके, मतलब पेट्रोल मॉडल ही क्यों लिया? मतलब इसमें डीजल भी आता है, जैसे कि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ना मैं डीजल कभी से प्रेफर नहीं किया एक्चुअल में, क्योंकि मेरे को जैसे मेरा ब्रदर डीजल वाला कार चलाता है, तो मेरे को डीजल से थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आता है उसके अंदर। मेजॉरिटी रीज़न ये भी था, और क्योंकि जब मैं ले रहा था उस वक्त ये भी है कि पहले डीजल का रजिस्ट्रेशन 10 साल का हो गया, तो जनरली मेरे साथ ये होता है कि पहले गाड़ी मैं चलाता हूँ कई साल, फिर मेरी वाइफ चलाती है। हर आज तक जितनी भी गाड़ियों में वही हुआ है पहले वाले। पर मेजर रीजन इसका ये था कि मेरे को डीजल गाड़ी पता नहीं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता एक्चुअल में। मे भी हो सकता है, मैं तो ज़्यादा कि हाँ डीजल में वाइब्रेशन इशू तो होते हैं थोड़े से, और उसमें मतलब दिक्कत आती है, 10 साल नहीं चला पाओगे आप। हाँ। और फिर थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी एज कम्पेयर टू पेट्रोल ज़्यादा कम होती है वो। हाँ, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, पर जो मैंने थोड़ा बहुत सोचा उसके हिसाब से मैं ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवी है अपनी कैटेगरी में। हाँ। तो इसकी बुकिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको उसमें लेने में वेटिंग पीरियड वगैरह कितना टाइम लगा था? एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैंने जब इनिशियली बुक किया था तो मैंने क्रिसमस के टाइम बुक किया था, यानी कि ऑलमोस्ट मुझे और मई में जाके मिली है। तो दिसंबर की भी बुकिंग में जो मई में मिली है, तो अच्छा खासा एक वेट करना पड़ा। मतलब दिसंबर में बुक करी और आपको मई में मिली, मतलब महीने ऑलमोस्ट वेटिंग। ओके, मतलब आपने 5 महीने इसको वेट करा जब आपने लिया। इनफैक्ट ये था कि मुझे उस टाइम जब जैसे मैं ये गाड़ी लेने के स्टार्ट किया तब कैरेंस आई थी इनकी, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। मुझे लगा यार ज़्यादा सॉर्टेड है, पर कैरेंस में भी होता है कि मुझे उस दिन से बुकिंग करानी पड़ती, फिर कई महीनों बाद मिलती, तो वो चीज़ है। ओके, आपकी मेन प्रियोरिटी कार में क्या थी? मतलब एक्चुअली जैसे कैरेंस है वो 7 सीटर है और ये 5 सीटर है, तो आपकी कभी रिक्वायरमेंट थी कि आपको 7 सीटर लेनी है, 5 सीटर, मतलब क्या क्या प्रियोरिटी थी? ऐसे 7 सीटर बोल के नहीं था, पर फिर भी होता है ना, जैसे फैमिली वाले लोग हैं तो ये होता है ना कि कई बार सोचते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता, बट ये प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं था। ये तो सिर्फ कैरेंस सोच के मैं जब शोरूम में गया था ना, जब मैंने देखा कि किया की जगह मतलब सेल्टोस की जगह मुझे वो दे दोगे, तो बोले नहीं मिल सकती वो चीज़। एग्जैक्टली। तो वैसे मेन प्रियोरिटी क्या थी कार लेते वक्त आपके पास? मतलब देखो सही बताओ, मैं कार का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, इसलिए मेरी कोई बहुत ज़्यादा लंबी प्रायोरिटी नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ। कि मैं तो बहुत ही मतलब मेरे कई सर्कल में लोग हैं वो तो कुछ ज़्यादा कार करके वो करते वाली बात है। मैं तो बहुत ही मतलब नहीं होता कि फ़ैन नहीं हूँ। ओनली थिंग इसकी बस आपने कुछ ज्ञान दे दिया, उसने कुछ ज्ञान दे दिया, तो किसी ने मुझे बताया कि किया इज़ गुड, आई टुक इट। एक दो मेरे और भी बहुत लोग चलाते मेरे रेफरेंस में, तो उन्होंने किया और मेरे को क्रेटा सजेस्ट किया था। इन 2 कार्स में ही मेरे को कोई भी एक लेना था। ओके, अभी तो हम आएंगे आगे कि आपने और भी कार आती हैं इस कैटेगरी में, तो आपने वो कार क्यों नहीं ली? और इससे पहले मैं जो चलाता था गाड़ी वो होंडा अमेज चलाता था। वो हाँ, मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि आपके पास इससे पहले कौन कौन सी गाड़ी रही है आपके पास? देखो मैं फ्रैंक बात बताता हूँ कि स्टार्ट गुड़गांव में अलग अलग फेज में आप रहे हो। कभी आपने बाइक भी चलाई है, फिर सेंट्रो चलाया, ओके, फिर i10 चलाया, फिर अमेज चलाया, फिर ये चलाया। ओके, तो आप लास्ट कार जो थी आपके पास वो अमेज थी, और आपने उससे स्विच करके आपने ये ले ली? बिल्कुल, हाँ। ठीक है, तो बाकी आपने जैसे बताया अभी कि आपके फ्रेंड ने सजेस्ट करा आपको कि आप क्रेटा ले लो या फिर किया सेल्टोस ले लो, तो आपने फिर क्रेटा क्यों नहीं ली? क्रेटा में तो आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है, मतलब वो क्यों नहीं लिया आपने, ये क्यों चूज करी? वन ऑफ द रीजन, जो सबसे मेजर रीजन ये था कि जैसे ये मेरा ना IMT मॉडल है, क्लच नहीं है सॉरी, और गियर है एक्चुअल में।
तो हाँ मेरे लिए ये बेनिफिट हो जाता। तो मेरे को ये भी किसी ने सजेशन दिया एक्चुअली कि नहीं फुल ऑटोमेटिक मत लेना, उसमें वो जल्दी खराब हो जाते हैं। वो जो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जो खुद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते तो उसको चार आदमी जो बोलते हैं ना इधर उधर वाले, बस वो करके ले लिया। मतलब मैंने कहा ना कि मेरे को बहुत कार को ऐसे नहीं कि मैंने बैठ के रिव्यू चेक किया और ये किया ज़्यादा, बस आसपास में जो जो बोल दे। और ऑटोमेटिक मुझे लेना ही था, क्लच नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि क्लच में थोड़ी दिक्कत होती है चलाने में, बार बार हेक्टिक हो जाता थोड़ा सा। एज ए वो किया कि चलो ये ले लेते, तो क्रेटा में फैसिलिटी नहीं थी, तो बेसिकली यही रीजन था लेने का। पर मुझे लगता है कि एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता ऑटोमेटिक और आईएमटी में ना। मुझे क्लच दबाना, क्लच ही इशू होते हैं, क्या बोलते हैं, गियर इतना इशू गियर नहीं है स्विच करने में आपको कोई दिक्कत कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं, मतलब ऑटोमेटिक जैसे ही, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक चलाता ही हूँ एक्चुअल में कभी। ठीक है, जैसे कि आपकी रनिंग ज़्यादा है, ट्रैफिक वगैरह में आप रहते हो सिटीज़ के अंदर, तो आपने IMT चूज़ करा, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका क्या फीडबैक आता है IMT ट्रांसमिशन का? मतलब कुछ ज़्यादा खर्चा करवाती मेंटेनेंस में, मतलब या वैसे ही है नॉर्मल इसका? देखो मेरा कभी ऐसा एक बार भी गाड़ी पे खर्चा नहीं आया था, जो नॉर्मल सर्विसिंग होती वही होती थी। ओनली थिंग इज कि आपको पता है गुड़गांव में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, और एक पर्टिकुलर जगह पे मैं अपनी गाड़ी लेकर जहाँ वाटर लॉगिंग वाटर लॉगिंग हो गया था, मतलब ऐसे ही ऊंची गाड़ी, बट वहाँ पे भी पानी में चला गया था। ओके। तब जेन्युइनली प्रॉब्लम आया मुझे। मेरी गाड़ी 1 महीने सर्विसिंग सेंटर में रही। एक तो मेरा इंश्योरेंस उस टाइम सरकारी कंपनी का था, और बेवकूफ़ी मैंने क्या कर दी कि मैंने जिनसे गाड़ी ली थी ना एलाइड किया वालों से, उन्होंने ही मुझे फ़ोन के इंश्योरेंस रिन्यू करना है, तो मैंने उन्हीं से करवा लिया। बाद में पता लगा उन्होंने मुझे सरकारी कंपनी दे दी, और उनकी सर्विस बहुत खराब थी। मतलब गाड़ी जाने के 10 दिन बाद तो वो विजिट करने आए। इंश्योरेंस दिया था वो आपको, किया वालों ने दिया था इंश्योरेंस? एलाइड वालों ने फोन किया कि सर आपका इंश्योरेंस रिन्यू करा लो। ओके। सोना रोड पे जिनसे मैंने लिया था, उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ओके। उसके बाद मुझे इनका असली रंग समझ में आया कि एलाइड वालों से एक ऐसी कंपनी का इंश्योरेंस आपको चेप दिया जिसका कुछ अच्छा फीडबैक नहीं था मार्केट में? बहुत ही गंदा था। अच्छा। जबकि मैं तो उनसे कभी डिस्काउंट मांगा भी नहीं था। जब स्टार्टिंग पे भी मैंने लिया था तो मैंने उनसे इंश्योरेंस में भी डिस्काउंट नहीं मांगा, लोन के भी डिस्काउंट नहीं मांगा, ये सोच के कि चलो यार अगर कोई 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपए कमा रहा है, कोई एजेंट भी कमा रहा है, तो ही शुड बी हैप्पी। मेरा हमेशा ही माइंडसेट होता है। तो ठीक है, फिर इंश्योरेंस के लिए उन्होंने फोन किया, तो मुझे लगा कि यार जब एक सोर्स चल रहा है तो उसी से लेते। पर उन्होंने जो मेरे को सरकारी दिया ना, वो मेरा फीडबैक बहुत गलत था। 15 दिन उन्होंने ऐसे लगा दिया, जब किया वालों ने फाइनली, क्योंकि जब तक इंश्योरेंस वाले सर्वे नहीं करके जाते वो चेक नहीं करते, एक्चुअल खोलते नहीं है। फिर उन्होंने खोला तो पता लगा कि इंजन में प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिकल्स में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल कवर नहीं करते। तो ऐसे फिर इलेक्ट्रिकल आने में 10 दिन लग गया। तो वो एक थोड़ा हैरेसमेंट था कि 1 महीने तक मेरी गाड़ी मेरे पास नहीं थी। मैं जनरली मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता, ये तो जैसे फ्लो में आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ वो चीज एग्जैक्टली। सबसे पहली बात तो गलती उनकी वहीं पे ही हो गई जब उन्होंने एक ऐसी कंपनी का, कोई भी कंपनी से कार लेता है। मैं तो डिस्काउंट वाला बंदा ही नहीं था, मुझे पूछ लेते ना कि सर ये 2-3 ऑप्शन आपको लेना है। बिल्कुल ठीक है यार, इट्स ट्रबल मेकिंग नहीं था, बट जो मेरा फीडबैक था वो मैंने बता दिया आपको। समझ गया, जेन्युइन फीडबैक है आपका कि आपको पहले तो एक गलत इंश्योरेंस चेप दिया गया, उसके बाद फिर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी जा रही, आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, और इतना लंबा टाइम खींच दिया इसमें 1-1.5 महीना। तो आप 1-1.5 महीने के लिए परेशान रहोगे, जब आपकी एक कार एक ऐसा पार्ट होता है जो आपकी लाइफ से जुड़ जाता है। उसी के लिए फ्रस्ट्रेटेड थे तब। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा उनके साथ, वो चीज एग्जैक्टली। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था जब मेरे को बुकिंग। बाकी सर चलो ये तो आपके साथ एक बार हुआ, लेकिन इससे पहले अगर आप और सर्विस करवाते थे, इससे पहले करवाई जब कभी दिक्कत आई? प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। को मेरी गाड़ी गई थी ना एक्चुअली एलाइड की, इनको नहीं गई थी, एमजी रोड पे गई थी। मैं तो कभी गया ही नहीं शोरूम, ना लेने वक्त गया ना डिलीवर करते वक्त गया। They were also very fine with me। कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो मैंने आपको बोला। समझ गया। गाड़ी में ये ऐसा होता है ना सर, क्या होता है कि पर्टिकुलर डीलर पे डिपेंड करता है कि कौन सा डीलर क्या है, क्योंकि ओनली मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने बोल दिया एक्चुअल में, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो उनका बहुत अच्छा कस्टमर था, मुझे तो बड़े अच्छे से उनको वो करना चाहिए था। मेरे सर्कल में मैंने 4-5 लोगों को रेफरेंस दिया जिन्होंने वहां से गाड़ी ली है। ओके। तो सर आप बता रहे थे कि आपने इसको लेते वक्त क्रेटा भी देखी, लेकिन क्रेटा का आपने बता दिया। इसके एक वेरिएंट में ना एक और आती है स्कोडा कुशाक वगैरह, तो स्कोडा कुशाक हो गई, फॉक्सवैगन टाइगून हो गई, तो वो आपने क्यों बाय नहीं करी? वो तो थोड़ी सी अच्छी गाड़ियां हैं, इससे बढ़िया है। मतलब अच्छी गाड़ी थी, ऑलमोस्ट सेम रेंज में थी, 2-3 लाख का फर्क होता है ज्यादा से ज्यादा। हाँ। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं 15 से 20 लाख रुपए 22 लाख रुपए तक के रेंज में कोई भी गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड था। देखो मैं तो बोला ना, 4 लोग होते हैं समझाने वाले। मेरा ब्रदर है, कोई फ्रेंड्स में है, कोई आपस में रियल एस्टेट में अपने दोस्त यार है। एग्जैक्टली वो कहे यार इसमें रीसेल वैल्यू नहीं होगी, कभी कुछ पार्ट्स खराब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। ओके। इनके पार्ट्स नहीं मिलते, बहुत महंगे मिलते हैं, जो एक नॉर्मल फीडबैक होता है उन चीज़ों का। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने टेस्ट ड्राइव कुशाक की ली थी और किसी की नहीं ली थी एक्चुअली। मैंने किया की भी नहीं ली थी, ना क्रेटा की ली थी। ओके। गाड़ी अच्छी थी वो, और वो इमीडिएटली अवेलेबल भी थी मेरे पास। अच्छा। और कई बार क्या होता है ना, एक माइंडसेट होता है कि यार एक गाड़ी आपको 6 महीने वेटिंग में मिल रही है, एक गाड़ी तुरंत मिल रहा है, तो आप सोचते हो यार 6 महीने वेटिंग वाला ज्यादा अच्छा होगा। बस जो माइंडसेट होता है ना कि यार ओके, तो आपने मतलब वेटिंग करना ज्यादा अच्छा समझा एज कम्पेयर टू जो तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, ऑलरेडी गाड़ी चला रहा था। वैसे आपने सही डिसीजन लिया एज कम्पेयर टू, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि पार्ट्स को लेकर, तो हाँ स्कोडा और फॉक्सवैगन के पार्ट्स थोड़े महंगे भी आते हैं और मुश्किल से मिलते हैं, अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे कि अभी अगर आपकी कार अभी वाटर लॉगिंग में वो वाली कुशाक होती तो आप तो पता नहीं 2-3 महीने के लिए हो जाते हैं, मतलब 2-3 महीने तक वक्त ही नहीं मिलता। आपकी इस कैटेगरी में MG एस्टर भी आती है, तो आपने MG की तरफ नहीं देखा? क्योंकि MG में बहुत सारे फीचर मेरे घर में किसी ने लिया है, तो
उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था, बोले यार वो फ्यूल बहुत खाता है एक्चुअल में। अच्छा। पता नहीं इस टाइम चाइनीज का भी लेके थोड़ा सा था एक्चुअल में, तो बोल रहे थे यार बहुत फ्यूल खाता है, मतलब हम बहुत ज्यादा उसका खराब माइलेज था एक्चुअल में। तो नहीं तो मे भी हो सकता है अगर उन्होंने नहीं लिया होता तो मैं शायद वही ले लेता, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा गाड़ी वो ज्यादा बेटर लग रही थी कंपेरेटिवली, ओके। लुक वाइज या हेक्टर तो एक अलग थोड़ा सेगमेंट हो गया, थोड़ा पैसे बढ़ जाते। बढ़ जाते। मैं कहा ना कि मैं जा सकता था, ओके। वो बहुत नेगेटिव थे जिन्होंने लिया था एक्चुअल में। तो फैमिली रिलेटिव में ही फीडबैक ऐसा आया तो आपने इसलिए नहीं ली? वो तो मैंने क्या बोला कि ये 3-4-5 लोग घर वाले इधर वाले कजन्स जो समझा रहे और उस टाइम पे आपने मेरे को बताया था अभी कि आप एक इलेक्ट्रिक कार भी देख रहे थे, MG ZS EV। हाँ। इसको मतलब पेट्रोल ना लेके आप MG ZS EV ले रहे थे, तो आपने इलेक्ट्रिक में स्विच फिर क्यों नहीं करा? क्योंकि आजकल का जमाना जैसा चल रहा है कि इलेक्ट्रिक आ रही है, सब मार्केट इलेक्ट्रिक करो, गो ग्रीन। जब मैं ले रहा था उस वक्त 1.5 साल हो गए ऑलमोस्ट इस बात को। उसे कह रहे थे नहीं इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग की अभी मतलब प्रॉपर नहीं है। मैंने जब वो डाला तो फिर किसी ने ना यूट्यूब में कॉस्ट कैलकुलेशन का फर्क आ रहा था कि यार इलेक्ट्रिक में आप इतना अगर सेव करते हो तो वो ज्यादा महंगी पड़ती, कार भी महंगी पड़ती और भी चीजों में महंगी पड़ती। प्लस क्या इलेक्ट्रिक ना मुझे शायद उस वक्त सूट नहीं करता, क्योंकि मेरे ट्रैवलिंग कई बार कहते गुड़गांव में है तो चलो प्रॉब्लम नहीं है, कल को बाहर जाना है कुछ है तो कल को होता है कि अगर आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। मतलब देयर वर मल्टीपल रीजन, कॉस्ट वाज वन ऑफ द रीजन, ये भी एक रीजन था आपका। ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग से एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि जैसे कि आपको, जैसे मैं जानता हूं तो आपको ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मोस्टली इंडिया में आप बहुत जगह जा चुके हो। हाँ। तो आपने अपनी इस कार से कितनी लॉन्गेस्ट ड्राइव कर रखी है? मतलब एक बारी में कितनी लॉन्गेस्ट गए हो आप? अपना लॉन्गेस्ट का तो इसलिए नहीं बोल सकता, जनरली वीकेंड गेटवे में तो कार लेके जाते हैं। ओके। अदरवाइज ज्यादातर मैं इंडिया में जाता हूँ तो नेचुरल सी बात है, यू गो बाई फ्लाइट या ट्रेन, उसके बाद फिर वहाँ आप अपनी गाड़ी ले लेते हो। मेरे से पर्सनली पूछोगे तो यार ज्यादा 1000 किलोमीटर चला लिया होगा एक बार। जनरली क्या होता है कि चंडीगढ़ टाइप चले गए तो इस टाइप से, जैसे वीकेंड गेटवे नहीं होता कि 4-5 घंटे या 7 घंटे के डिस्टेंस पे आप जब जाते हो, अगर अप एंड डाउन माने तो फिर भी वो ऐसा हो जाता है कि 700-800 किलोमीटर मान लो। हाँ वैसे जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मतलब उसमें कोई दिक्कत आई, मतलब कि ड्राइव गाड़ी में मैं क्या ना, गाड़ी में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। ओके। जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ हुआ वो यही हुआ कि वाटर लॉगिंग के बाद, वो भी मैं गाड़ी वालों की दिक्कत नहीं कहूंगा एक्चुअल में ना, वाटर लॉगिंग तो दिक्कत इन द सेंस कि आपको चलाने में मतलब कि थोड़ा फैटिक फील हो रहा था, थकान हुई ज्यादा लंबा चलाने में? अच्छी है गाड़ी की, मतलब इनफैक्ट मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं मतलब मुझे गाड़ी में कभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फटीक वाला भी नहीं है, कंफर्टेबल है चलाने में। ओके, मुझे अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं मतलब। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। ये अभी कितने किलोमीटर चल चुकी है अगर आपको आइडिया है तो? आई थिंक 25,000 किलोमीटर चल गई। 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब आप 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा अपनी कार के बारे में कि अगर आप किसी और को सजेस्ट करें कि वो किया सेल्टोस लेना चाहता है तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो ले या नहीं ले? ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं है, देखो गाड़ी तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ओके, ले सकते हैं, रेंज भी है, किया को लेके मैं कभी भी नेगेटिव नहीं बोलूंगा क्योंकि इसका माइलेज भी अच्छा है एक्चुअल में। अच्छा, माइलेज से कि इंडिया की पब्लिक है, इंडिया की पब्लिक सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछती है। सही है, मेरे को कितना देती है? लास्ट टाइम पे जो गाड़ी चलाता था अमेज, ऑलमोस्ट इसकी एवरेज सेम ही आती, इनफैक्ट ज्यादा बेटर आती है इससे। माइलेज में तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं लगी गाड़ी, परफेक्ट है। ना माइलेज में आपको दिक्कत आई, ना पावर में दिक्कत आई, और सबसे मेन चीज़ आपने IMT ली और आपका वो मकसद पूरा हो रहा है IMT वाला कि आपको मैनुअल के साथ इसमें आपको ऑटोमेटिक भी मिल गया। IMT भी इज वेरी कंफर्टेबल। ऑटोमेटिक अगर किसी को नहीं लेके पैसा भी लेना हो तो मेरे हिसाब से तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। क्लच के साथ ही प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज चलाते चलाते अगर आपको बोल दे थोड़ा सा हाथ हिला के थोड़ा इधर उधर भी कर लो तो 3-4 लाख रुपए का तो फर्क पड़ ही जाता है। आई थिंक वो भी प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सही है। चलाते चलाते एकदम ऐसे कर रहे हो, उल्टे नींद नहीं आएगी आपको। नहीं तो ऑटोमेटिक में कई बार हम लोग जाते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे, मेरे फ्रेंड्स की गाड़ी चलाते हैं हम कई बार, उल्टे ऑटोमेटिक में मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट वो नोट आउट करा है कि अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो उसमें कुछ करना ही नहीं होता, कोई मूवमेंट ही नहीं होता। और इसमें यह है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होता है, तो स्लीप विलीप नहीं होगी आपकी। इनफैक्ट इसी चक्कर में मैं कई बार लॉन्ग ड्राइव में क्रूज भी नहीं लगाता। बैलेंस अच्छा है क्योंकि एक बार मैंने स्पीड पे चलाई थी बहुत ज्यादा। मैं जनरली स्पीड प्रेफर नहीं करता। मैं पुष्कर जो नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वहाँ खुला था तो उस टाइम 140 तक की गाड़ी जा रही थी एक्चुअल में, स्मूथ थी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज मैंने कभी नहीं चलाई स्पीड पे, मैं स्पीड बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। और मैं सबको बोलता हूँ यार कभी भी स्पीड पे गाड़ी मत चलाओ एक्चुअल में ज़्यादा। तो फाइनली आपने आज देखा किया सेल्टोस का रिव्यू। जो सर हैं बिल्कुल खुश हैं अपने इस चीज़ से, बस एक बार थोड़ा सा दिक्कत आई वो वाटर लॉगिंग वाली, बाकी उसके अलावा ओवरऑल सर को हर एस्पेक्ट में कार बढ़िया लगती है। और जो किया सेल्टोस है ना, ये मतलब इन्होंने IMT लिया था, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि वो भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। और सर बता रहे हैं जैसे कि ये ऑटोमेटिक से भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि एक तो इसकी मेंटेनेंस कम होती है, प्लस इसमें आपको एवरेज भी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। तो यही है आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिव्यू के अंदर। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।